हाय एवरीवन। हमने पहले तो पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी S2 के स्प्लिटिंग के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले S1, S3 और S4 के बारे में। ठीक है, S1 और S2 पहले डिस्कशन के पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि S1 और S2 वेरी कैसे करता है। तो S1 जो होता है वो कंपैरेटिवली लाउड होता है, लॉन्ग होता है और सिंगल होता है, मतलब स्प्लिटिंग हमें बहुत रेयरली देखने मिलती है। वेरएज़ जो S2 होता है वो शॉर्ट, शार्प एंड स्प्लिट होता है, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, शार्प होगा मतलब श्रिल होगा कंपेयर टू S1, और स्प्लिट होगा मतलब दो इसके अलग अलग होंगे। या एओर्टिक वॉल 30 मिली सेकेंड्स पहले क्लोज होगा कंपेयर टू दी पल्मोनिक वॉल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे S1 की। सिंस S1 में जो है हमें सिंगल साउंड ज़्यादा मिलती है, स्प्लिटिंग बहुत रेयरली देखने मिलती है, इसलिए हम S1 में जो है लाउडनेस की बात करने वाले हैं। मतलब हाउ लाउड इज़ द S1 बेसिकली, इज़ इट लाउड और इज़ इट सॉफ्ट। तो हम दूसरे वेरियस पैथोलॉजीज देखेंगे जिसमें हमें लाउड S1 सुनाई देगा और जिसमें हमें शॉर्ट S1 सुनाई देगा। ठीक है, सॉफ्ट सॉरी। अब जो हम बिफोर डिस्कसिंग द पैथोलॉजीज थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वो उससे रिलेटेड होता है। तो जो इंटेंसिटी होती है S1 साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्पीड। तो मतलब कि वॉल्व की स्पीड बेसिकली। तो ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व कितने स्पीडली क्लोज कर रहा है उससे इंटेंसिटी ऑफ S1 बढ़ जाता है। ठीक है, तो एनी पैथोलॉजी जिसमें स्पीड जो है वॉल्व की बहुत फास्ट है क्लोज होने में, तो उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो साउंड हमें ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, तो लाउड S1 की बात करते हैं। तो लाउड S1 जो होता है बेसिकली हमें पैथोलॉजीज कौन सी में सुनाई देता है। तो एक तो हमें पैथोलॉजिकली जो सुनाई देगा उसमें बेसिकली हमें टैकीकार्डिया में सुनाई देगा। टैकीकार्डिया में क्यों? बिकॉज इट इज़ अ सिंपल लॉजिक कि वो जितना फास्ट बीट करेगा हार्ट उतना जल्दी जो है मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल जो है बंद होते जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी अ लाउड S1। ठीक है, फिजियोलॉजिकली बात करेंगे कि फिजियोलॉजिकली किस में देखने मिलता है, और एक हम वाल्वुलर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें वाल्व की इलास्टिक रिकॉल बढ़ने की वजह से जो है लाउड S1 सुनाई देता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं टैकीकार्डिया की। ठीक है, तो जिसमें हमें दिखेगा लाउड S1। तो टैकीकार्डिया जो होता है ना बेसिकली उसमें क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा की हार्ट रेट को कहते हैं टैकीकार्डिया। ठीक है, तो टैकीकार्डिया में बेसिकली होता क्या है कि इमेजिन करो, हमने जैसे कि हमने ECG डिस्कस किया है जितना, उसमें हमें पता है PR इंटरवल जो होता है, तो हार्ट रेट जो होता है ना अपना उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है PR इंटरवल। मतलब हायर द हार्ट रेट स्मॉलर इज़ द PR इंटरवल। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए काउंट भी बॉक्सेस करते हैं बिटवीन द 2 RRs। बट PR इंटरवल सिग्निफाई क्या करता है बेसिकली? तो PR इंटरवल सिग्निफाई करता है कि SA नोड से लेके तो AV नोड से लेके तो जो बंडल ऑफ हिज, मतलब कितना टाइम उसको लग रहा है टू रीच द बंडल ऑफ हिज एंड लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो द लेस द टाइम इट टेक्स, ठीक है, बेसिकली PR इंटरवल छोटा हो जाएगा ना जितना कम टाइम लेगा, तो द लेस द टाइम इट टेक्स द फास्ट द हार्ट इज बीटिंग, द मोर द हार्ट इज बीटिंग, राइट। तो दैट्स वाई टैकीकार्डिया में क्या होगा, PR इंटरवल जो होगा शॉर्ट होगा। ठीक है, बिकॉज टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट इज इंक्रीज। सो इस केस में हमें फाइंडिंग क्या मिलेगी, तो हमें शॉर्ट PR इंटरवल मिलेगा, दैट मीन्स टैकीकार्डिया। ओके, उसके अलावा हमें टैकीकार्डिया दिखता कौन से इसमें, तो एक तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में। कंजेस्टिव हार्ट के फेलियर के केस में क्यों दिखेगा? क्योंकि हार्ट जो है बॉडी की नीड्स को पूरी करने के लिए फास्ट बीट करेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द हार्ट जो है फेल कर रहा है टू पुश दी नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड जो वो नॉर्मली कर पाता था। जो जितना स्ट्रोक वॉल्यूम था उसका नॉर्मली, कार्डियक आउटपुट जितना था उसका, वो अब कम हो गया है, जिसकी वजह से हार्ट जो है फास्ट बीट करेगा ताकि बॉडी की नीड्स पूरी हो। ठीक है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक कॉज हो गया। दूसरा है थायरोटॉक्सिकोसिस। तो थायरोटॉक्सिकोसिस में तो क्या होता है कि थायराइड हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है, ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन जो है T3 T4, उनके लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका बेजल मेटाबॉलिक रेट सब कुछ ही बहुत हाई होता है। और इनके केस में BMR हाई है, बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हाई होगी, इसलिए इन केस में हमें हार्ट रेट भी ज़्यादा मिलेगी, जिसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया मिलेगा। उसके अलावा हमें फियोक्रोमोसाइटोमा में मिलेगा। तो फियोक्रोमोसाइटोमा में क्या होता है कि एक्सेसिव सिक्रीशन होता है ऑफ नॉर एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, जिसकी वजह से देयर विल बी हाई, हाँ ऐसे मतलब हार्ट बहुत फास्ट बीट करेगा हाई एक्साइटेशन की वजह से, जिसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया मिलेगा। उसके अलावा सीवियर अनीमिया के केस में, इफ़ देयर इज सीवियर अनीमिया के केस में क्या होगा, बॉडी को जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है सेल्स की, वो पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होगा जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है बेसिकली। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको बॉडी को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो जिसकी वजह से हार्ट जो है थोड़ा फास्ट बीट करेगा ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स
फुलफिल हो, तो इस केस में भी हमें क्या मिलेगा, हमें टैकीकार्डिया मिलेगा। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, फियोक्रोमोसाइटोमा, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड सीवियर एनीमिया के केस में हमें टैकीकार्डिया मिलेगा। उसके अलावा फिजियोलॉजिकली बात करें तो फिजियोलॉजिकली हाई लाउड S1 हमें मिलता है इन केसेस ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के केस में फिर से जो होता है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इज़ हायर, और चिल्ड्रन के केस में भी ऐसा होता है कि हार्ट रेट इज़ हायर, जिसकी वजह से हमें लाउड S1 मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़। तो इस केस में क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि इलास्टिक वेलोसिटी ऑफ वॉल जितनी हाई होगी उतना इंटेंसिटी ऑफ साउंड होगा। तो मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के केस में क्या होता है, बेसिकली मिट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस है, तो मिट्रल स्टेनोसिस और उनके केस में क्या होगा कि नैरोइंग हो जाएगा बिटवीन दी जो कैनाल है उसका, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल का जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम को जो है ना प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा टू जो नॉर्मली अमाउंट ऑफ ब्लड जितना उनको पास करने में तभी लगता था प्रेशर, उससे ज़्यादा अब लगेगा उतना ही अमाउंट ऑफ ब्लड को पास करने में फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट राइट वेंट्रिकल या तो लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज अब क्या हो गया, नैरोइंग हो गया है। तो जिसकी वजह से राइट एट्रियल प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तो जो प्रेशर ग्रेडियंट है ना वो बढ़ जाएगा बिटवीन द वेंट्रिकल एंड द एट्रियम। तो एट्रियम का प्रेशर ग्रेडियंट वेंट्रिकल के लिए बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वॉल्स है उस पर प्रेशर जो ज़्यादा आएगा, जिसकी वजह से जब वो ओपन होगी तो जब वो क्लोज होगी तो वो उतनी फास्ट होगी, राइट। तुम इमेजिन करो एक स्प्रिंग को, मैं जितना ज़ोर से उसे खींचूंगी उतना फास्ट वापस जाएगा, राइट। रबर बैंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। तो रबर बैंड की बात करते हैं तो अब देख ही लेते हैं कि ये रबर बैंड सपोज, ठीक है, तो मैं इसे जितना कम खींचूँ ये उतना स्लोली जाएगा, छूटेगा मेरे हाथ से, जितना कम खींचूँगी उतना स्लो वापस चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसे ज़्यादा जितना खींचूँगा मतलब प्रेशर ज़्यादा लगा तो ये उतना ही फास्ट चला गया, कैन यू इमेजिन। मतलब मैंने इतना कम किया तो ये वापस बहुत धीरे गया, पर इसको मैंने इतना खींचा तो ये वापस बहुत जल्दी चला गया, राइट। तो इसको कहते हैं इलास्टिक रिकॉइल, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना कि अब राइट एट्रियम का प्रेशर इतना हाई है कि जब वो वेंट्रिकल में जा रहा है, या लेफ्ट एट्रियम की बात ले लो बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस कंपोनेंट, कि जब वो वॉल्स ओपन हो रहे तो वो इतने फोर्स से ओपन हो रहे कि जब वो वापस जा रहे हैं तो वो बहुत फास्ट जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमें हार्ट साउंड सुनाई देगा वो बहुत हाई होगा, लाउड S1 सुनाई देगा बेसिकली हमें, ठीक है। तो इस केस में भी हमें लाउड S1 सुनाई देगा। अब क्या होगा कि बिकॉज ऑफ अ क्रोनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हमें मिट्रल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस होगा तो इस केस में क्या होता है कि कैल्सिफिकेशन हो जाता है ऑफ द मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन यू वुड इमेजिन कि कैल्सिफिकेशन हुआ है मतलब ये तो ताकतवर हो गया ना, तो ये तो बहुत चटक करके बजना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इस केस में उल्टा होता है, बिकॉज ऑफ द कैल्सिफिकेशन कंपोनेंट जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है या मिट्रल वॉल्व है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, दे विल क्लोज स्लोली बिकॉज जो इलास्टिसिटी है वो चली गई वॉल्स की, बिकॉज इट वॉज द इलास्टिक कंपोनेंट विच वॉज बेसिकली गिविंग इट दैट इलास्टिसिटी रिकॉइल। तो ये क्या हो गया है, अभी इतना स्टिफ हो गया है कि ये ओपन हो जाएगा, ऊपर क्लोज इतना धीरे से होगा कि बहुत हल्की सी आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो इस केस में अगर उन्होंने कहा कि इट इज़ अ क्रोनिक MS और अ क्रोनिक TS का केस एंड देयर इज कैल्सिफिकेशन फाउंड इन द वॉल्व, व्हाट विल यू हियर। एंड अगर लाउड S1 दिया है एंड सॉफ्ट S1 दिया है तो गलती से भी गलती मत करना कि लाउड S1 टिक कर देते हैं, नहीं, सॉफ्ट S1 टिक करना है। लाउड S1 जो है हमें एक्यूट या कह सकते हैं नॉन कैल्सिफाइड ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस के केस में मिलेगा, ओके। तो अब बात करते हैं, ये हमारे हो गए जो है लाउड S1 की बात। तो लाउड S1 में हमने क्या क्या देखा, PR इंटरवल शॉर्ट होता है, थायरोटॉक्सिकोसिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सीवियर एनीमिया, फियोक्रोमोसाइटोमा इन चिल्ड्रन एंड इन प्रेग्नेंट लेडीज, in mitral stenosis and tricuspid stenosis, what we'll get is known as a loud S1. Now let's talk about a soft S1. So basically everything which is going ulta of this is a soft S1. So basically anything which will cause a bradycardia for that matter of fact, क्योंकि tachycardia is the cause of loud S1, तो bradycardia is a cause of soft S1. तो bradycardia के केस में क्या होगा कि वो बहुत हार्ट बहुत स्लोली बीट करेगा, इसलिए मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो स्पीड है ऑफ वापस जाने का वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा। तो ब्रैडीकार्डिया किन किन केसेस में देखने मिलेगा, तो एक तो हमें
थायरॉयडिज्म में देखने मिलेगा, क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट अब कम हो गया है तो बॉडी को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसलिए दिल क्लोज सॉफ्टली, मतलब सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। उसके अलावा हमें किस में सुनाई देगा, तो अगर हमारा जो है SA नोड ब्लॉक है या SA नोड डिफेक्ट है, सिक साइनस सिंड्रोम कहते हैं जिसे, या तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी कह सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ब्रैडीकार्डिया होगा, बिकॉज SA नोड जो है डिफेक्टिव है, और SA नोड ही तो है जो फाइनली जो रिदम बनाता है अपने हार्ट की, जो स्टार्ट करता है हार्ट का कंडक्शन, तो इसमें डिफेक्ट है, तो जिसकी वजह से SA नोड विल नॉट बी वर्किंग प्रॉपर्ली, जिसकी वजह से हमें जो है सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। उसके अलावा हमें बंडल ऑफ हिस का डिफेक्ट हो, तो बंडल ऑफ हिस का डिफेक्ट हमने पहले भी बात करी थी, हमने मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक में पढ़ा था कि इंफ्रा AV नोड का यानी इंफ्रा नोडल डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से बंडल ऑफ हिस में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ सप्लाई जा रहा है, जिसकी वजह से फिर से कम अमाउंट ऑफ जो है बीटिंग मतलब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगा। उसके अलावा हमने बात करी थी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या हो रहा है, कम्प्लीटली AV नोड जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसका काम वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो है बंडल ऑफ हिस अपना अलग बीट्स बनाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से AV डिसोसिएशन हमें देखने मिलेगा बेसिकली। तो ये एक हो गया और एक कॉज जिसकी वजह से हमें हार्ट रेट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमें PR इंटरवल इसमें कैसा दिखेगा, तो उसमें हमें PR इंटरवल शॉर्ट दिख रहा था, इसमें लॉन्ग दिखेगा, ठीक है, क्योंकि अब क्या हो गया, हार्ट रेट कम हो गई तो PR इंटरवल बढ़ गया, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, राइट। क्योंकि अब क्या होगा, टाइम लेगा SA नोड से AV नोड आने को, फिर AV नोड से बंडल ऑफ हिस, तो टाइम लेगा अपना अपना आहिस्ता आहिस्ता, तो PR इंटरवल इस केस में जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो PR इंटरवल लंबा हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, सॉफ्ट S1, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, अगर एक्सटर्नली बात करी जाए तो बाकी किसी डिफेक्ट की वजह से अगर हमें साउंड कम सुनाई दे, तो कौन सी चीज़ हो सकती है, एम्फाइसीमा में एयर ट्रैपिंग हो जाएगी चेस्ट में, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हो जाएंगे। तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स होंगे तो हार्ट के पहले हमें एयर की वजह से जो है सॉफ्ट सुनाई देगा S1। उसके अलावा जो है अपना, अगर मॉर्बिड ओबेसिटी है पर्सन को, तो उसके चेस्ट पे फैट अक्यूमुलेटेड होगा, तो फैट की वजह से भी हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देगा, ठीक है। तो इन सब कॉजेज़ की वजह से भी हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। उसके अलावा तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, वो एक पार्ट हो गया सॉफ्ट S1 का, कि अगर देयर इज़ अ कैल्सिफिकेशन ऑफ द मिट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्रोनिक ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस और मिट्रल स्टेनोसिस में, तो फिर से सॉफ्ट सुनाई देगा, क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल पार्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, बिकॉज इट मेक्स सेंस, बिकॉज ब्लड विल गश बैक, तो वेंट्रिकल जो है एकदम हल्लू कौन, क्योंकि इतना सही ब्लड है, क्या ही तो गश बैक कर लेगा, तो वो मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल जो है वो इतना अच्छे से बंद ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड वापस जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द वॉल्वुलर डिफेक्ट, तो जिसकी वजह से रीगर्जिटेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो इतना अच्छे से क्लोज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देगा। तो सॉफ्ट S1 के कॉजेज़ क्या क्या पढ़े हमने, तो ब्रैडीकार्डिया विल अकर इन hypothyroidism, it will occur in Mobitz type 2 heart block, it will occur in third degree heart block, it will occur in first degree heart block, that is sick sinus syndrome। उसके अलावा हम अगर मॉर्बिड ओबेसिटी वाला पर्सन है, या अपने कह सकते हैं कि एम्फाइसीमा है, या फिर सॉफ्ट जो है मिट्रल वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल हो चुका है बिकॉज ऑफ दी कैल्सिफिकेशन, या तो उसके बाद मिट्रल रिगर्जिटेशन और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन है, तो इन सब केसेस में हमें सॉफ्ट S1 सुनाई देगा, ठीक है। तो ये था हमारा S1 का डिस्कशन अबाउट लाउड एंड सॉफ्ट S1। अब हम बात करते हैं S3 और S4 की। तो S3 होता क्या है बेसिकली, तो S3 का मतलब होता है वेंट्रिकुलर गैलप रिदम, ठीक है। और हम जब हमने हार्ट साउंड्स की बात करी थी, तब हमने उसे दो कार्डियक साइकिल की बात करी थी, तो हमने उसे दो इसमें डिवाइड किया था, एक तो डायस्टोल और एक तो सिस्टोल। सिस्टोल जो होता है, हमने पूरी साइकिल डिस्कस करी थी, राइट। तो डायस्टोल के फेज़ में जो है हमने कौन से फेजेस पढ़े थे, तो एक तो प्रोटोडायस्टोल तो हो गया बिटवीन द सिस्टोल एंड द डायस्टोल, फिर उसके बाद डायस्टोल के टाइम में हमने पढ़ा था कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था IVR होगा, फिर उसके बाद में रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा, क्योंकि पैसिव एट्रियल फीलिंग के बाद एक पॉइंट आएगा जब वॉल्स खुल जाएंगे, तो जब रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होगा, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एट्रियल सिस्टोल भी होगा इस केस में, तो जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो उसके वजह से जो वॉल्यूम बचा हुआ है 30% ऑफ द ब्लड वो वेंट्रिकल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब
जो फेजेस हमने पढ़े थे उसके साथ साथ हमने डायस्टेसिस की भी बात करी थी। डायस्टेसिस कब होता है? बिटवीन द एट्रियल सिस्टोल एंड रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग एक फेज़ आएगा जब थोड़ी देर के लिए हार्ट जो है एकदम स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं S3 की। तो S3 जो होता है डायस्टोल के अर्ली कंपोनेंट में आता है, मतलब IVR हुआ, उसके बाद जब ओपन हुआ तो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग हुआ, ठीक है। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग की वजह से हमें जो वॉइस सुनाई देगी उसको S3 कहेंगे। S3 और S4 दोनों जो है ना बेल पार्ट ऑफ दी हम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। तो S3 जो होगा बेसिकली इंक्रीज कब होगा, मतलब S3 हमें सुनाई प्रोमिनेंटली कब देगा बेसिकली, तो वो पैथोलॉजीज हमें सुनेगा। नॉर्मली हमें S3 नहीं सुनाई देगा। तो अगर S3 हमें प्रोमिनेंटली सुनाई दे रहा है तो कोई पैथोलॉजी होगी जिसकी वजह से सुनाई देगा। तो एनीथिंग जिसकी वजह से जब रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग हो रहा है तो जिसकी वजह से भी डायलेटेशन हो जाए हार्ट की, या हार्ट डायलेटेड हो, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड ऐसे गश करे और वो टच करे और वो फ्लो बैक करे, जिसकी वजह से वॉइस ज़्यादा हमें रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग के टाइम पे आए, तो उसके उन केसेस में हम S3 प्रोमिनेंट देखेंगे, ठीक है। तो कौन से केस हो गए? तो एक तो केस हो गया कोई भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का कॉज, मतलब अगर वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है, लेफ्ट साइड की बात करते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है तो जिसमें डायलेट हो जाएगा हार्ट जो है बेसिकली, तो उस केस में जो है बहुत ज़्यादा ब्लड जो है गश आउट करेगा रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग के टाइम पे, और हार्ट में डायलेटेड वेंट्रिकल की वजह से कॉज होगा उसका साउंड आएगा S3 का, ठीक है, वेंट्रिकुलर गैलप रिदम। उसके अलावा जो है हमें डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो, फिर से हार्ट डायलेटेड रहेगा, या मायोकार्डाइटिस हो, तो इन सब केसेस में हमें S3 प्रोमिनेंट सुनाई देगा। उसके अलावा राइट साइडेड कॉजेज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर स्पेशली नॉन कार्डियोजेनिक, तो उनकी वजह से भी हमें जो है प्रोमिनेंट S3 सुनाएगा देगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो होता है एक्यूट ऑनसेट ब्रेथलेसनेस के साथ आएगा, वो पेन इन चेस्ट के साथ आएगा वो। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होगा कि जो है पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड जो है फ्लो नहीं कर पाएगा राइट वेंट्रिकल से, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब व्हेन देयर विल बी मोर फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द राइट वेंट्रिकुलर इन द नेक्स्ट साइकिल, तो बहुत ज़्यादा ऐसे टर्बुलेंस काइंड ऑफ प्रोड्यूस हो जाएगा वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से फिर से हमें वेंट्रिकुलर गैलप रिदम सुनाई देगी, दैट इज़ S3, ठीक है। उसके अलावा अगर कोर पल्मोनल हुआ, मतलब कोर पल्मोनल मतलब COPD इंड्यूस्ड जो अपना राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है वो COPD हुआ, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो गया, बिकॉज राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है अब जा ही नहीं पा रहा है, उसकी वजह से फिर से हमें जो सुनाई देगा वो S3 होगा। तो S3 जो होता है अर्ली डायस्टोलिक साउंड होता है। अर्ली डायस्टोलिक क्यों? बिकॉज इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द डायस्टोल हम उसे सुनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं S4 की, क्या S4 हमें कब कब सुनाई देगा? तो S4 जो होता है लेट डायस्टोलिक साउंड होता है, बिकॉज एट्रियल सिस्टोल जो हो रहा है इट इज़ जस्ट एट द एंडिंग ऑफ द डायस्टोल एंड उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन होता है। तो एट्रियल सिस्टोल हुआ, सारा ब्लड एम्प्टी हुआ, उसके बाद मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है, उसके बाद हमें फर्स्ट हाफ साउंड सुनाई देता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर इजेक्शन क्लिक होता है, उसके बाद में फिर पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल्व क्लोज होती है। तो ये साइकिल में जो लेट डायस्टोलिक फाइंड है वो एट्रियल सिस्टोल है। एट्रियल सिस्टोल की वजह से हमें जो है V4 सुनाई देता है, दैट इज एट्रियल गैलप रिदम। एट्रियल गैलप रिदम यानी S4 हमें नॉर्मली बिल्कुल कभी नहीं सुनाई देता, हमें पैथोलॉजीज में ही सुनाई देगा। तो सिंस इट सिग्निफाइज दी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हमें सिग्निफाई कर रहा है, इसलिए एट्रियल गैलप रिदम जो है तब सुनाई देगी हमें जब देयर विल बी एट्रियल हाइपरट्रोफी। तो एनीथिंग विच विल लीड टू एट्रियल एनलार्जमेंट, हाइपरट्रोफी ऑफ एट्रिया, जिसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा एट्रिया से, जिसकी वजह से एट्रियल सिस्टोल इतना ज़्यादा फोर्सफुल होगा कि हमें वो वॉइस सुनाई देगी जिसे कहेंगे S4 यानी कि एट्रियल गैलप रिदम। तो ये कौन कौन कॉजेज़ में होगा? तो एनीथिंग विच विल कॉज बेसिकली एट्रियल हाइपरट्रोफी या एनलार्जमेंट। तो लेफ़्ट एट्रियल हाइपरट्रोफी की बात करें तो अगर एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ, तो एओर्टिक स्टेनोसिस हुआ तो जस्ट इमेजिन के ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना ब्लड बाहर फ्लो ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस कंपोनेंट, जिसकी वजह से एक पॉइंट आएगा जब पूरा वेंट्रिकल जो है ब्लड से फिल हो जाएगा, और अब जो है एट्रिया को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपना ब्लड को पुश आउट करने के लिए, सो दैट वेंट्रिकल्स जो है वो भी ज़्यादा फोर्स लगाए टू पुश इट आउट फ्रॉम द एओर्टिक वॉल्व। ये था जस्ट टू शो यू द एट्रियल एनलार्जमेंट। होता क्या है एक्चुअली, बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस कंपोनेंट देयर विल बी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ताकि वेंट्रिकल जो है ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को बाहर निकाल सके। बिकॉज ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एट्रियल हाइपरट्रोफी भी हो जाएगा, बिकॉज एट्रिया को भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा
ताकि ब्लड जो है फाइनली फ्लो आउट कर सके, ठीक है। तो इसकी वजह से एट्रियल हाइपरट्रोफी होगा, जिसकी वजह से हमें S4 ज़्यादा लाउड सुनाई देगा। सेम थिंग हैपन्स विद HOCM। HOCM इज बेसिकली सबवॉल्व्युलर एओर्टिक स्टेनोसिस। तो बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रोफी ऑफ द वेंट्रिकल देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगा एओर्टिक वॉल के अराउंड, जिसकी वजह से फिर से जो है वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा। फिर एट्रियम को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो एट्रियल हाइपरट्रोफी होगा, जिसकी वजह से फिर से हमें S4 सुनाई देगा लाउड, ठीक है। उसके अलावा में अगर पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो या लॉन्ग स्टैंडिंग अगर हाइपरटेंशन है बंदे को, तो हाइपरटेंशन की वजह से फिर से ज़्यादा पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर से जो एट्रिया है हमारा इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में क्या हो सकता है, तो राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन बेसिकली, तो पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो गया बेसिकली उसको, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा राइट वेंट्रिकल को पुश करने के लिए ब्लड को फ्रॉम द ऑरिफिस, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगा। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी की वजह से राइट एट्रियल हाइपरट्रोफी होगा, और फिर उसकी वजह से हमें लाउड S4 सुनाई देगा, एट्रियल गैलप रिदम, ठीक है। उसके अलावा लास्ट क्या बचता है, तो लास्ट बचता है पल्मोनिक स्टेनोसिस। तो सेम लाइक एओर्टिक स्टेनोसिस, अगर पल्मोनिक वॉल्व की नैरोइंग हो गई बिकॉज ऑफ द स्टेनोसिस कंपोनेंट, राइट वेंट्रिकल को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू पुश द ब्लड आउट, और जिसकी वजह से राइट एट्रियम को भी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन टर्न, जिसकी वजह से राइट एट्रियम जो है हाइपरट्रोफी हो जाएगी, और फिर से हमें S4 जो है लाउड सुनाई देगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।